प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, LLB फर्स्ट ईयर, पेपर नंबर 10, प्रोफेशनल एथिक्स, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी एंड बार बेंच रिलेशंस, वृत्तिक आचार, अधिवक्ताओं की जवाबदेही एवं बार बेंच संबंध। आज हम BCI पर जो चर्चा कर रहे हैं उसके अंतिम चरण की तरफ पहुंच रहे हैं। कल के हमने अपनी क्लास में लास्ट आपको BCI के द्वारा किन प्रयोजनों हेतु नियम बनाने की शक्ति है, वहाँ तक हमने अपनी क्लास को लिया था। आज हम उससे आगे अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं और बड़े ही इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट हमारे पास में आ रहा है कि BCI को अधिवक्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति, कि क्या भारतीय विधिक परिषद को किसी अधिवक्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक यानी कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की शक्ति प्राप्त है। हाँ, तो एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 36 इस बारे में चर्चा करता है कि BCI को अधिवक्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति किस प्रकार से दी गई है। इस अधिनियम की धारा 36(1) ये कहता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई शिकायत प्राप्त होने या अन्यथा विश्वास होने पर कि किसी अधिवक्ता ने जिसका नाम किसी राज्य नामावली में दर्ज है या नहीं, उसके द्वारा कोई वृत्तिक या अन्य उपचार किया गया है, वहां वह उस मामले को अनुशासनात्मक समिति को रेफर कर देगी। सेक्शन 36 क्लोज 1 क्या कह रहा है कि BCI को यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा विश्वास हो, दोनों में से कोई तरीका हो सकता है। या तो कोई शिकायत प्राप्त हो गई है या उसे ये विश्वास हो गया है किसी अन्य तरीके से कि किसी अधिवक्ता ने जिसका नाम किसी राज्य नामावली में दर्ज है या नहीं है ने कोई वृत्तिक अवचार प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, तो वह उस मामले को अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी को रेफर कर देगी। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लासों में चर्चा की थी कि वो क्या करेगी, वह खुद डिसिप्लिनरी कमेटी का गठन कर सकेगी। एक से अधिक डिसिप्लिनरी कमेटियों का गठन किया जा सकेगा। डिसिप्लिनरी कमेटी में 3 मेंबर होंगे। उन 3 मेंबरों में जो सबसे वरिष्ठ होगा वो उसका चेयरमैन होगा। ये हमने अपनी पिछली क्लास में चर्चा की थी। उसी कमेटी को जिसकी हमने पीछे चर्चा की थी, एक या एक से अधिक जो अनुशासनात्मक समितियां उसके द्वारा गठित की गई है, उनमें से किसी एक अनुशासन समिति को इस प्रकार शिकायत प्राप्त होने या विश्वास होने पर क्या करेगा, मामला रेफर कर देगा। आर्टिकल सेक्शन 36 क्लोज 2 BCI को और एक शक्ति देता है कि वह राज्य विधिक परिषदों में किसी अधिवक्ता के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई को स्वयं प्रेरणा से या विधिक उस राज्य की विधिक परिषद की रिपोर्ट पर या हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर निपटारे के लिए अपने पास भी मंगवा सकेगा। ऊपर में तो क्या 36(1) में तो हमने क्या चर्चा की कि उससे ये विश्वास हो जाए, शिकायत प्राप्त हो या विश्वास हो जाए। 36(2) में क्या कह रहा है कि उससे ये शक्ति प्राप्त है कि राज्य विधिक परिषद में, किसी भी राज्य की राज्य विधिक परिषद में उसके खिलाफ किसी अधिवक्ता के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है और तो वह स्वयं प्रेरणा से यानी कि किसी के कहने की जरूरत नहीं है, या उस राज्य विधिक परिषद की रिपोर्ट पर या उस मामले में हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर निपटारे के लिए क्या कर सकेगा, अपने पास मंगवा सकेगा कि भैया ये मामला क्या कीजिए, मेरे को रेफर कर दीजिए। और ये रेफर किस तरीके से हो जाएगा, 3 तरीके से बताया गया है। स्वयं प्रेरणा से, जहां उस राज्य विधिक परिषद जिसमें वो मामला चल रहा है उसके द्वारा की गई रिपोर्ट पर, या उस मामले में हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा किए गए आवेदन पर वह क्या करेगा, उस मामले को अपने पास मंगवा सकेगा। अब पिछली क्लास में हमने देखा कि क्या है नियम बनाने की शक्ति, कि जो विभिन्न प्रकार की समितियां बनी हैं वे समितियां किस प्रकार से कार्यवाही करेगी, उनके नियम कानून क्या होंगे, उनकी बनाने की शक्ति BCI के पास है। और उसी पावर का यूज करते हुए अनुशासन समिति द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। 36(3) कहता है कि संबंधित अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, यानी कि जिस अधिवक्ता के विरुद्ध भी
वर्तिक अवचार या किसी अन्य प्रकार के अवचार का मामला है तो उससे के खिलाफ कार्रवाई करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो अटॉर्नी जनरल को भी उसकी सूचना दी जाएगी। तत्पश्चात ही अनुशासन समिति क्या करेगी, कार्यवाही करेगी, उससे पूर्व कार्यवाही नहीं करेगी। अब अनुशासन समिति ने अपनी कार्यवाही कर ली और कार्यवाही करने के बाद उसने संबंधित अधिवक्ता को अगर दोषी पाया है तो दोषी पाए जाने पर क्या होगा, वह उसे दिग्दंड दे सकती है यानी कि अनुशासन समिति, या दूसरी बात करें उतनी अवधि के लिए जितना की अवधि के लिए निलंबित किया जाना वह उचित समझे उतनी अवधि के लिए उस अधिवक्ता को क्या कर देगी, निलंबित कर देगी, यानी कि विधि व्यवसाय करने के उसके अधिकार को क्या कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी पावर, अगर मामला बड़ा ही गंभीर है तो उस संबंधित अधिवक्ता का नाम उस नामावली से, जिस नामावली में उसका नाम दर्ज है, वहां से उसे हटा दिया जाएगा। अब आता है बीसीआई की अपील सुनने की शक्ति, कि बीसीआई क्या कर सकता है, अपील सुन सकता है। तो सेक्शन 37 कहता है कि बीसीआई सेक्शन 35 के तहत राज्य विधिक परिषद की अनुशासन समिति के द्वारा दिए गए आदेशों के विरुद्ध अपील सुन सकेगा। आगे की क्लास में हम राज्य विधिक परिषदों पर ही चर्चा करेंगे। तो अगर किसी राज्य विधिक परिषद की अनुशासन समिति ने कोई आदेश दिया है और उस आदेश से व्यथित व्यक्ति 60 दिन की अवधि के भीतर क्या कर सकेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील कर सकेगा। तो यहाँ पर क्या हो गई, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अपील सुनने की शक्ति हो गई। और या किसी राज्य के महाधिवक्ता के द्वारा कोई आदेश दिया गया है तो उसके विरुद्ध भी अपील सुनने की शक्ति बीसीआई को प्रदान की गई है। तो बीसीआई की जो अपीलेंट पावर हो गई वो क्या हो गई सेक्शन 37 में, कि राज्य विधिक परिषद सेक्शन 35 के तहत अनुशासनात्मक समिति द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध व्यथित व्यक्ति 60 दिन की अवधि के भीतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील कर सकेगा, या राज्य महाअधिवक्ता के द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध बीसीआई अपील सुन सकेगी। और लास्ट, बीसीआई के खुद के अगर आदेश से कोई व्यक्ति व्यथित है तो ऐसी परिस्थिति में एडवोकेट एक्ट 1961 ये कहता है कि बीसीआई के आदेशों के विरुद्ध व्यथित व्यक्ति 60 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकेगा। और अपील में उच्चतम न्यायालय विधिक परिषद के आदेशों में ऐसा परिवर्तन तब तक नहीं करेगा जो व्यथित व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव करता है, जब तक कि उस व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो। बीसीआई के द्वारा कोई आदेश दिया गया है, उससे कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वो 60 दिन की अवधि के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकेगा। और यहाँ पर उसके द्वारा आदेश जो दिया गया है उसमें परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक पीड़ित को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। और सेक्शन 40 कहता है कि अपील की सुनवाई होने तक आदेश को प्रभावी होने से रोका जा सकेगा। यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई आदेश दिया है और व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो सेक्शन 40 क्या कर रहा है, स्टे कर रहा है एक तरीके से, कि आप क्या उस आदेश को तब तक प्रभावी नहीं किया जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में उस मामले की सुनवाई पूर्ण नहीं हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने कुछ अपनी क्लासों के तहत विधिक परिषदों के भी हमने 2 भाग किए, भारतीय विधिक परिषद और राज्य विधिक परिषद। तो हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय विधिक परिषद के ऊपर पूरी चर्चा की। आगे की क्लास में हम राज्य विधिक परिषदों पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। धन्यवाद।